जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखिए। चमार समुदाय से कई ऐसे दलित नायक हीरो हुए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ सामाजिक सुधारक, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और कलाकार रहे हैं। संघर्ष हमें आज भी प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखें। बाबूराम मंगू एक प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू किया। उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने लेखन को समाज की सच्चाइयों को उजागर करने का एक माध्यम बनाया। उनकी रचनाएं आम लोगों की भावनाओं और समाज की वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाती थीं। उन्होंने विभिन्न विधाओं में लिखा, जिनमें कहानी, कविता और निबंध शामिल थे। उनके साहित्य का मूल उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को उजागर करना और समाज में सुधार लाना था। उन्होंने न केवल लेखन में बल्कि सामाजिक आंदोलनों में भी भाग लिया और समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लिए आवाज उठाई। उनके विचार प्रगतिशील थे और वे हमेशा सामाजिक न्याय की पैरवी करते रहे। उनके लेखन में यथार्थवाद और संवेदनशीलता का गहरा समावेश था, जिसने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। बाबूराम मंगू का साहित्य आज भी प्रासंगिक है और उनके विचार समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को साहित्य और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उनका निधन एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी रचनाएं और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह महार जाति से थे, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक धार्मिक महिला थीं। अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव सहना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और पानी पीने के लिए भी ऊंची जाति के किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती थी। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि और परिवार के सहयोग से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया और फिर बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने पर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोतों और मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किए। 1927 में महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से दलितों को पानी के समान अधिकार दिलाने की मांग उठाई। 1930 के दशक में उन्होंने पुणे में प्रसिद्ध पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे दलितों को पृथक निर्वाचिका के बजाय आरक्षित सीटों का अधिकार मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्हें संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उनका संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समतावादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। यह भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत था। उनका स्वास्थ्य जीवन के अंतिम वर्षों में खराब रहने लगा और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनके विचार और योगदान भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों को मजबूत करने में सहायक रहे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनकी जयंती को पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बना हुआ है। दादा साहेब गायकवाड़ का पूरा जीवन समाज सुधार और दलित उत्थान के लिए समर्पित था।
उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे थे और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने समाज में फैली असमानता और भेदभाव को महसूस किया। बचपन से ही शिक्षा के प्रति उनका गहरा लगाव था, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के शोषित वर्गों के लिए काम करने का संकल्प लिया। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे और उनके साथ मिलकर दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। दादा साहेब गायकवाड़ भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। वे भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे और सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने दलित वर्ग के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और उनके लिए आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं की मांग उठाई। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को सशक्त करने का कार्य किया और सामाजिक सुधारों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने दलितों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। दादा साहेब गायकवाड़ का जीवन प्रेरणादायक था। उन्होंने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे दलित आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है। उनका निधन 6 अक्टूबर 1971 को हुआ, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी समाज सुधारकों और दलित अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले के ख्वासपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार रामदासिया समुदाय से संबंधित था, जो अनुसूचित जाति में आता है। उनका बचपन साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में नौकरी करने लगे। काशीराम के जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का गहन अध्ययन किया। उनके विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने समाज के दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। नौकरी के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि सरकारी विभागों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस अन्याय को देखकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दलित समाज के हक की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने 1971 में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज SSC, ST, OBC माइनॉरिटीज कर्मचारी संगठन की स्थापना की, जिसे बाद में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF का नाम दिया गया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को संगठित करना शुरू किया और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए। बाद में उन्होंने 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 का गठन किया, जिसका उद्देश्य बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित करना था। इस संगठन ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत किया। इस संघर्ष को और प्रभावी बनाने के लिए काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी दिलाना था। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काशीराम ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूती दी। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाई। उनके संघर्षों का परिणाम यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई
और उनकी शिष्या मायावती मुख्यमंत्री बनी। काशीराम का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित, पिछड़े और वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन केवल राजनीतिक सत्ता के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कई बार कहा कि मैं राजनीति में मजे लेने नहीं, बल्कि अपने समाज को सत्ता दिलाने आया हूं। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा और 9 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके संघर्ष और विचारधारा ने भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी। उनका जीवन सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक बना रहेगा। उदित राज एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व IRS अधिकारी हैं जो समाज में हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1961 को उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था। बचपन से ही वे शिक्षा के प्रति गंभीर रहे और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और फिर भारतीय राजस्व सेवा IRS में चयन के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में कदम रखा। सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और असमानता को गहराई से महसूस किया, जिसके कारण वे सामाजिक न्याय की दिशा में सक्रिय हुए। वर्ष 2003 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया और दलित अधिकारों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठन की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय अधिकार दल बनाई, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों के लिए संघर्ष करना था। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद चुने गए। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। हालांकि भाजपा की नीतियों से असंतुष्ट होकर वे 2019 में पार्टी से अलग हो गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। उदित राज का पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और दलित उत्थान के लिए संघर्षरत रहा है। वे लेखन और व्याख्यान के माध्यम से भी सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। उनका योगदान दलित आंदोलन और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है और वे आज भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। उनके पिता शोभा राम ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन बाद में उन्होंने सेना छोड़कर गांव में ही खेती करने लगे। उनका परिवार दलित समुदाय से था और सामाजिक भेदभाव का सामना करता था, लेकिन उनके पिता ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे जगजीवन राम को पढ़ाई का अवसर मिला। जगजीवन राम ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में प्रवेश लिया। वहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा जारी रखी और गणित व विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय चले गए, जहां वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने 1930 के दशक में दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया और समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में कार्य किया। 1935 में उन्होंने अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की, जिससे दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मंच मिला। उनका राजनीतिक करियर 1936 में तब शुरू हुआ जब उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 1946 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल हुए और स्वतंत्रता के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। वे कई दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे और विभिन्न सरकारों में कृषि, संचार, रक्षा, श्रम और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे रक्षा मंत्री थे और भारतीय सेना को निर्णायक जीत दिलाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। वे 1987 में जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया और दलितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
6 जुलाई 1986 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी प्रेरणादायक बनी हुई है। उनका जीवन संघर्ष, संकल्प और सेवा का प्रतीक है, जिसने भारतीय समाज और राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। रामदास अठावले भारतीय राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और कवि हैं, जो दलित अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनका जन्म 27 दिसंबर 1959 को महाराष्ट्र के संगली जिले में हुआ था। वह बचपन से ही सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उनकी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से हुई, जहां से उन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में उनकी शुरुआत दलित पैंथर्स संगठन से हुई, जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्षरत था। बाद में वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI से जुड़े और इसके प्रमुख नेताओं में से एक बने। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामदास अठावले 1990 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। 1990 में वे पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने और 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने कई बार संसद में दलितों की समस्याओं पर चर्चा की और उनके लिए आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान की मांग रखी। उनकी शैली हमेशा आक्रामक और स्पष्ट रही, जिससे वे जनता के बीच लोकप्रिय रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और शिवसेना के साथ गठबंधन किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में शामिल हो गए। 2016 में उन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाईं। रामदास अठावले की एक विशेष पहचान उनकी कविताओं और भाषणों में हास्य का समावेश है। वे अक्सर संसद और सार्वजनिक मंचों पर अपनी अनूठी कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, जिससे वे जनता के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशील व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग स्थान दिलाया है। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। वे समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के घोर विरोधी थे। उनके माता पिता साधारण कर्मठ परिवार से थे, जो मूलतः चर्मकार जाति से संबंध रखते थे। उनका पालन पोषण धार्मिक माहौल में हुआ, जिससे वे बचपन से ही ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रति आकर्षित थे। बाल्यावस्था में ही संत रविदास का झुकाव संत प्रवृत्ति की ओर हो गया। वे साधु संतों की संगति में रहने लगे और समाज की कुरीतियों के बारे में चिंतन करने लगे। शिक्षा की औपचारिकता से दूर रहते हुए भी वे आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यधिक पारंगत थे। उनकी भक्ति, प्रेम और करुणा से भरी वाणी ने लोगों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और निर्गुण भक्ति मार्ग को अपनाते थे। उनके भजनों और दोहों में मानवता, समानता और प्रेम का संदेश मिलता है। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं और जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और प्रेम में निहित होती है, न कि बाह्य आडंबरों में। उनका मानना था कि मनुष्य को कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। संत रविदास का प्रभाव समाज में इतना गहरा था कि उस समय के राजा और उच्च जाति के लोग भी उनके अनुयायी बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनकी शिष्या थीं और उन्होंने संत रविदास से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया था। उनके विचारों ने समाज में जागरूकता उत्पन्न की और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में योगदान दिया। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई हैं, जो उनके महान आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति को दर्शाती हैं। वे एक कुशल कवि भी थे, जिनकी रचनाओं में सहजता और गहराई थी। उनकी वाणी सरल, सहज और प्रभावशाली थी, जो लोगों के हृदय को छू लेती थी। संत रविदास ने अपने पूरे जीवन को समाज सुधार और भक्ति मार्ग की ओर समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों को प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं
और उनके विचार सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनका देहांत स्वाभाविक रूप से हुआ, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं अमर हैं। संत रविदास की जयंती हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो उनकी स्मृति और उनके योगदान को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। वे सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे और छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। वे एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे थे, लेकिन समाज में व्याप्त भेदभाव और ऊंच नीच की कुरीतियों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इसी कारण उन्होंने जीवन भर सामाजिक समानता और धार्मिक सुधार का संदेश दिया। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर महसूस किया कि समाज में जाति प्रथा, भेदभाव और छुआछूत की गहरी जड़ें हैं, जिससे निचली जातियों को शोषण और अपमान सहना पड़ता है। उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया और लोगों को एक नई राह दिखाने के लिए सतनाम पंथ की स्थापना की। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और समाज में समानता स्थापित करना था। उन्होंने लोगों को ईश्वर की एकता, सत्य, अहिंसा और सरल जीवन का उपदेश दिया। घासीदास ने अपने जीवन में कई यात्राएं की और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सतनाम पंथ से जोड़ा। उन्होंने गिरौदपुरी को अपने आध्यात्मिक संदेश का केंद्र बनाया और वहां अपने अनुयायियों को सत्य, प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया। उनके संदेश ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया और वे उनके विचारों को अपनाने लगे। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए 7 सिद्धांतों की स्थापना की, जिनमें सत्य की उपासना, नशे से दूर रहना, मांसाहार का त्याग, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठना और नैतिक जीवन जीना शामिल था। उनके अनुयायी सतनामी कहलाए और उन्होंने अपने जीवन को उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप ढालने का संकल्प लिया। उन्होंने विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मसम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया। घासीदास के विचारों और शिक्षाओं ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक और धार्मिक सुधार की एक नई लहर पैदा की। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को आगे बढ़ाया और सतनाम पंथ आज भी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वे समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर लाखों लोगों ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दी। घासीदास का निधन 1836 में हुआ, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को प्रेरित कर रही हैं। द्वारा स्थापित सतनाम पंथ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में व्यापक रूप से फैला हुआ है और उनके अनुयायी उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। उनका जीवन संघर्ष और समाज सुधार की मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मायावती भारतीय राजनीति की एक प्रमुख नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम मायावती देवी है। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और वे भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की एडवोकेट के रूप में प्रसिद्ध है। मायावती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और फिर कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। मायावती ने 1984 में राजनीति में कदम रखा, जब उन्होंने भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंचने के लिए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में और फिर भारत में दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख नेता बनी। 1995 मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और वे अपनी सरकार में समाज के दबे कुचले वर्गों को शक्ति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करने लगीं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता लाना था और उन्होंने हमेशा दलितों के हितों की रक्षा की। मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कई सामाजिक और बुनियादी ढांचे के सुधार किए गए। उन्होंने सार्वजनिक नीतियों के द्वारा समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया।
साथ ही उनके शासन में विभिन्न सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया गया। मायावती ने अपनी पार्टी बीएसपी के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण पेश किया। वे हमेशा यह कहती रही हैं कि उनकी पार्टी बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम करती है और उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित करना है। वे कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उनके कार्यकाल के दौरान उनकी पार्टी ने कई चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन वे हमेशा अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार रही हैं। मायावती का जीवन एक प्रेरणा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो समाज के सबसे निचले स्तर पर रहते हैं। उनकी संघर्षशील यात्रा और बहुजन समाज के लिए उनका समर्पण उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत और अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना मिलती रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम मित्रों।